अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? फॉर्चुनेटली आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बेटा इस चैप्टर में आप लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है और स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले वो आया कैसे, उसको सबसे पहले अज्यूम किसने किया और सबसे पहले उसको ड्रॉ किसने किया। The structure of atoms tell us how the subatomic particles are arranged in atom. स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि एटम जो है उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं वो अरेंज किस तरीके से हुए हैं। Atomic structures were formulated from a series of experiments during the later part of 19th century and beginning of the 20th century. बेटा एकदम से हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नहीं पता चला। जैसा कि आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि सबसे पहले क्या थ्योरी थी एलिमेंट्स के बारे में कि सारा जो मैटर है वो 4 एलिमेंट से कंपोज हुआ है और इसको आपने किसका नेम दिया था? कर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर की नेम दिया था आपने। इसके बाद आप लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी कि फिर डाल्टन्स आए जिन्होंने इस कार्पस्कुलर नेचर ऑफ कार्पस्कुलर जो नेचर है मैटर की इसको खत्म किया और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी और उन्होंने अज्यूम किया कि आपके पास जो सारा मैटर है वो बेसिकली एक एटम से कंपोज हुआ है। ठीक है, लेकिन उनकी थ्योरी में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। जैसे उन्होंने कहा था कि एटम जो है इसके अंदर फर्दर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते, मींस ये इनडिविजिबल है। लेकिन बाद की जो है लेटेस्ट स्टडीज ने ये रिजॉल्व किया मैटर कि इसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चलने के बाद हमने डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे और 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस बात पे हुए और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। Knowing atomic structure is very important to understand elements, their chemical reactions and nuclear reactions too. कि हम इनको स्टडी क्यों कर रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, अगर आप किसी एलिमेंट की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है, उसके न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करना है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली वो बना हुआ कैसे है, उसके अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और वो अरेंज कैसे हुए हैं। To understand this, British physicist Rutherford conducted a fantastic experiment to find out atomic structure. कि सबसे पहले इसको अटेम्प्ट किया था, इसको एक्सपेरिमेंट किया था किसने? फिजिस्ट थे, एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब हम उसको डिटेल से आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था और क्या क्या फाइंडिंग्स थी उनकी और कैसा स्ट्रक्चर उन्होंने ड्रॉ किया, ये हम पढ़ेंगे आज के लेसन में। बिफोर गोइंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, हम बात कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कि एटम जो है एक्चुअली हमारी स्टडीज क्या क्या थी, हमें क्या क्या चीज मालूम है कि एटम के अंदर चीजें कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। व्हाट इज एन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटम। It consists of a central nucleus surrounded by one or more electrons. कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, एंड उसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस? अभी आपने कहा कि एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज न्यूक्लियस? Nucleus is the central part of an atom. It composed of protons and neutrons and it contains most of an atom's mass. एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड थर्ड जो पॉइंट है वो थोड़ा गौरतलब है, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ एन एटम्स मास। आपने पढ़ा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके आसपास जो होते हैं सिर्फ शेल्स होते हैं। शेल्स का जो है वो शेल्स की कोई अपना वेट वगैरह नहीं होता, बस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल करने का वो पाथ होता है एक किस्म का। ठीक है, तो ज्यादातर जो मैस है वो न्यूक्लियस के ही अंदर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन किया था ना एटॉमिक मैस को। कैसे डिफाइन किया था? एटॉमिक मैस इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, मोस्टली मैस न्यूक्लियस की वजह से होता है, इसलिए एटॉमिक मैस को जब आप स्टडी करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट ये दोनों टाइप के जो पार्टिकल्स हैं इनका आप सम कर दें इनके मैसेस का, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एटॉमिक मैस। Now what is proton?
प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इट इज फाउंड विद इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट थे, उनमें से प्रोटॉन एक है एंड दूसरा है न्यूट्रॉन। व्हाट इज न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज एन अनचार्ज पार्टिकल एंड फाउंड विद इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी? एटम के बारे में पढ़ा। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड ये जो है न्यूक्लियस के आसपास जो शेल्स होते हैं ना, जो सर्कल्स होते हैं, उन सर्कल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन शेल्स दैट सराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस। ओके, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो बेटा कुछ बेसिक थिंग्स थी कि आपके पास एक्चुअली एटम के अंदर चीजें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स की रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आपकी बुक में टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स गिवन हैं। ठीक है, ये मॉडल्स जो हैं, सबसे पहले जो स्टार्ट में यही मॉडल्स दिए गए थे, यही एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा सा आपके लेवल पे इनको जानना बहुत जरूरी है। आज हमने डिस्कस करने हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम बोहर को डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, कौन से कंक्लूजन्स दिए, ये सब अब हम डिस्कस करने लगे। Before that, we will discuss who was Rutherford. Rutherford was a British scientist and he was born in 1871 और उन्होंने J.J. थॉमसन के साथ रिसर्च की थी। He studied nuclear physics and the nucleus is the mass of atom. सबसे पहले जो न्यूक्लियस है इसके बारे में एक्सपेरिमेंट भी रदरफोर्ड ने किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। आपको इनकी सामने फोटो भी नजर आ रही है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एटॉमिक जो स्ट्रक्चर थे इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। पहले हमें क्या क्या चीजें मालूम थी और फिर उनको हमने कैसे फर्दर लेके चले। आप इस वीडियो को गौर से देखें, ये बहुत हेल्पफुल है आप सबके लिए। Plum pudding model of an atom was one of the most. अच्छा बेटा, एक और चीज आप लोगों ने देखनी है कि बिफोर रदरफोर्ड मॉडल एक और मॉडल भी था, दैट वाज प्लम पुडिंग मॉडल। उसकी कोई खास हैसियत नहीं है केमिस्ट्री में से, उसको हम इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करते। इसको आप गौर से देख लें। Plum pudding model of an atom was one of the most widely accepted models all over the world for understanding the structure of the atom. However, several experiments performed by most widely accepted. बेटा ये प्लम पुडिंग इसको इसलिए कहते हैं कि ये प्लम पुडिंग का मतलब, पुडिंग जो होती है ना, हलवा टाइप जो सब्सटेंस होता है ना, उसको इंग्लिश में पुडिंग कहते हैं। अब उसके अंदर प्लम जो है ना, जैसे कोई आप उसके अंदर सीड्स वगैरह डाल लेते हैं, तो उसी तरीके से ये मॉडल बयान किया गया था कि एक्चुअली ये हलवे की तरह होता है और जैसे उसके अंदर आप बादाम वगैरह डाल लेना तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आगे फिर models all over the world for understanding the structure of the atom. However, several experiments performed by scientists to study the atomic structure showed astonishingly different results. They were contradicting the plum pudding model. This led many scientists all over the globe to reconsider the structure of an atom and study it again. Around the year 1911, a British physicist, Ernst Rutherford, carried out the famous gold foil experiment. He did this to understand the structure of an atom. The experiment was carried out by Rutherford along with Hans Geiger and Ernest Marsden. The experiment he performed was a breakthrough in the field of chemistry, which helped him understand the structure of an atom in a more accurate manner. This is how the setup of his experiment looked like. As we can see here, he used a source of alpha particles locked in a lead container with a very small slit. This ensured that the alpha particles only came out through a small opening and traveled in a straight line. But why did he select alpha particles in the first place? Well, the alpha particles were having high energy and were heavier as well.
So if we say the atom is like a pudding of positively charged particles with electrons embedded in it, then the particles will pass straight through it. This is obvious because the heavier particles will pierce through the lighter pudding structure of the atom and pass through it. This is what Rutherford thought. For this reason, their greater mass and energy compared to the protons made him choose alpha particles for the experiment. Next, he used a very thin gold foil on which the alpha particles would bombard. Why did he choose a gold foil? Well, a really thin gold foil was estimated to contain approximately 1000 atoms. Lesser the atoms, more convenient the experiment would be. Lastly, are we able to locate this circular band with a gap here? What could this be? Well, this is the screen. A fluorescent screen that would help us detect the radiation. That means the screen will glow or emit fluorescent light whenever alpha particles will hit it. So this is how the track of alpha particles can be traced. Now we're all set to understand how the experiment worked. The alpha particles were emitted from the element present in this box. These directly hit the gold foil. Now what should happen ideally? As we know, the Thomson's model suggested that an atom is a sphere of positive charge with negative electrons embedded inside it. That means it is expected that the alpha particles will pass right through the atoms and hit the detector straight. And why so? Because the mass of alpha particles is heavier than the mass of positive charges. That means they should directly hit the atom and move ahead through it. Only a very small deviation would probably be acceptable in this case. But is this what he observed? Not really. He was astonished to get unexpected results. What results did he get? He found that most of the fast-moving alpha particles passed straight through the foil and hit the detector. However, some particles got deflected by small angles. And lastly, to his astonishment, few alpha particles also rebounded. Now, how can this be possible? These three observations made Rutherford think that the plum pudding model is not really correct. Based on the conclusions he had, he put forward the new hypothesis explaining the structure of atoms. What were his conclusions? Let us have a look at the conclusions by Rutherford, followed by the new atomic model put forth by him in the next video. ओके बेटा, इस वीडियो में आपने एक्सपेरिमेंट को बहुत ही डिटेल से स्टडी कर लिया है। एक्सपेरिमेंट को डिटेल करने से पहले मैं थोड़ी सी प्लम पुडिंग की बात कर लूँ, जिसकी बात हो रही थी इस वीडियो में। प्लम पुडिंग बेटा एक ऐसा मॉडल था कि जैसे प्लम पुडिंग में ये बताया गया था कि सारा एटम जो होता है वो पॉजिटिव होता है और उसके दरमियान में नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको क्या क्या चीजें चाहिए थी? रदरफोर्ड bombarded a very thin gold foil about 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फा पार्टिकल। कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली और गोल्ड फॉइल जो है वो इतनी पतली थी कि उसकी थिकनेस कितनी थी? 0.0004 सेंटीमीटर, ठीक है। और बम्बार्डमेंट का मतलब होता है कि उसके ऊपर स्ट्राइक कराए अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। He used alpha particle from the disintegration of polonium. Alpha particles क्या होते हैं बेटा? ये basically doubly positive charged particles होते हैं। ऐसे particles होते हैं जिनके ऊपर double positive charge होता है। और ये obtain उसने कहाँ किए थे? Disintegration of polonium. Polonium एक हमारे पास element है, जब वो टूटता है ना, जब उसका breakdown होता है तो उसके result में alpha particle produce होते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई दैट आर डबली पॉजिटिव चार्जेस। हीलियम जो होता है ना बेटा, उसके ऊपर उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, और वो जो +2 चार्ज आता है उसका मास और जो चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल के इक्वल होता है। तो हम क्या कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एक्सपेरिमेंट में ये चीजें यूज की थी, और एक्सपेरिमेंट आप देख लें। एक्सपेरिमेंट को आप जरा अंडरस्टैंड कर लें एक दफा दोबारा से। आपने प्रीवियस वीडियो में भी अंडरस्टैंड किया, इसको एक दफा दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें कि क्या एक्सपेरिमेंट था और कैसे उन्होंने कंक्लूजन्स किए। Part 1. Rutherford and his students Hans Geiger and Ernest Marsden bombarded very thin gold foil, nearly 1000 atoms thick,
with alpha particles or helium rays positively charged produced from radioactive decay of radon. Rutherford's famous alpha particle scattering experiment. A stream of high-energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil, thickness less than 100 nanometer of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. The results of scattering experiment were quite a flash of light was produced. बेटा इस स्क्रीन को आप लोग गौर से देख लें कि आपके पास क्या उसने यूज किया था, रदरफोर्ड ने पोलोनियम का सोर्स यूज किया था जो कहाँ पे प्रेजेंट है। आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो ये ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है। ये ब्लैक बॉक्स बेसिकली लेड का बना हुआ बॉक्स है। इसके अंदर पोलोनियम का सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं रेज की फॉर्म में। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट इसमें से इस बॉक्स को रखने का ये मकसद होता है कि जो आपके पास सोर्स है ना, सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेव्स, तो उसके अंदर से तो चारों साइड पे वेव्स निकल रही होंगी, तो हमने चारों साइड पे वेव्स नहीं यूज करनी, हमने सिर्फ एक ही बीम उसमें से यूज करनी है, एक ही रे यूज करनी है। तो ये हमने रख दिया बॉक्स में, उसको बंद कर दिया, उसमें से सिर्फ एक जो है थोड़ा सा सोर्स ले लिया। इसके बाद हमने वो जो उसके अंदर से रेडिएशंस है ना, वो सीधी किसके ऊपर बम्बार्ड कराई थी, गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड कराई थी। गोल्ड फॉयल के आसपास ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये सर्कल एक स्क्रीन होती है जिसको फ्लोरिसेंट स्क्रीन कहती है, और ये बनी हुई किससे होती है, जिंक सल्फाइड से बनी होती है। इसका काम ये होता है कि जब इसके ऊपर ये रेज पड़ेंगी ना, तो ये जो है ग्लो करने लग जाती है। इस तरीके से हम देख के बता सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कहाँ कहाँ पे रेज जो है वो टच कर रही हैं। ओके, अब हुआ क्या था इनके एक्सपेरिमेंट में कि ये जो रेज आ रही है ना अल्फा पार्टिकल की, ये रे इस गोल्ड फॉयल के साथ टकरा के जो है ज्यादातर जो इसमें से रेज थी वो पास आउट कर गई थी, लेकिन कुछ रेज जो थी जो पास नहीं करी थी वो सामने से ही डिफ्लेक्ट कर गई थी। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना, कुछ रेज डिफ्लेक्ट कर रही हैं और कुछ ज्यादातर रेज The पास results कर of रही हैं। scattering experiment उन्होंने were कौन से quite रिजल्ट्स देख unexpected. सकते हैं। If Thomson's plum pudding model was to be accurate, the big alpha particles should have passed through the gold foil with only a few minor deflections. This is because the alpha particles are heavy and the charge in the plum pudding model is widely spread. However, the actual results surprised Rutherford. Although many of the alpha particles did pass through as expected, many others were deflected at large angles, while others were reflected back to the alpha source. It was observed that most of the alpha particles passed through the gold foil. बेटा अब उसने ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या की कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड चले गए। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कि वो सीधे ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, उन्होंने अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं किया किसी भी सब्सटेंस के साथ कोलाइड करने पे। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या था? 2. A small fraction of the alpha particles was deflected by small angles. 3. A very few alpha particles, less than 1 in 20,000, bounced back, that is, were deflected by nearly 180 degrees. अब बेटा ये बात काबिले गौर थी कि जो पॉइंट नंबर 2 है ना कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। आप देख सकते हैं कि गोल्ड फॉयल के पीछे जो है ना, इसकी पीछे वाली साइड पे सर्कल की फॉर्म में जा रहे हैं तो ये स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
और जो है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है ये गोल्ड के स्टार्ट में ही बैकवर्ड मूव कर जाते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे। अब ऐसा क्यों हुआ? इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने कंक्लूजन्स Part बनाए हैं, 1. जो कंक्लूजन्स अब हम स्टडी करेंगे। पहले हम रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ही ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 वाज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, बिल्कुल सीधे ही उसमें से पास करके चले गए, कोई डिफ्लेक्शन उन्होंने शो नहीं की। पॉइंट नंबर 2 इज ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। स्लाइटली डिफ्लेक्टेड का ये मतलब है उस गोल्ड फाइट के पीछे वाली साइड पे जो एंगल्स बना रहे हैं ना वो थोड़े थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, और जो है 1 in million was deflected through an angle greater than 90। और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल स्टार्ट में टच करके ही वापस आ गए थे, बाउंस बैक हो गए थे, वो बहुत ही कम थे लेकिन थे सही। अब इन एक्सपेरिमेंट ये आपको नजर आ रहे हैं ना, जैसे इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन से क्या रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाले कि क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं पास कर जाते हैं बगैर डिफ्लेक्ट हुए, तो एटम जो है वो मोस्टली क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 क्या कंक्लूड किया कि दरमियान में से टच करने से जो है पार्टिकल्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, जब पॉजिटिव चार्ज अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलाइड करेगा तो रिपल्शन की वजह से वो बैकवर्ड मूव कर जाएंगे। ठीक है। यही रीजन थी कि 1 in million जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहे थे। ठीक है। और कुछ जो है उनकी डिफ्लेक्शन हो रही थी, वो स्ट्रेट पास नहीं कर रहे थे। क्या रीजन है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो न्यूक्लियस के साथ टकरा के उनका पाथ जो है वो चेंज हो रहा था। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फ्लोट कर रहे होते हैं। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के साथ से पास करके गुजर जाते हैं और कोई उनके ऊपर डिफ्लेक्शन नहीं होती। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस का मास ज्यादा होता है, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल दरमियान में न्यूक्लियस के साथ टच होता है, या आप सेकंड बी की डायग्राम देखें ना, इसमें कुछ देखें कि दरमियान में ये जो डॉट है ये न्यूक्लियस को शो कर है। कुछ बीम्स आ रही हैं, जब इस डॉट के साथ टकराती हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। और कुछ जो है जब इस डॉट के साथ टकराती है तो वो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाती है। तो इसकी समझ आपको आ गई होगी कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, इसलिए अल्फा पार्टिकल उसके साथ टकरा के वापस आ जाते हैं या डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। और जो ज्यादातर अल्फा की बीम्स जो है मूव करके जा रही हैं, उसकी मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मास नहीं होता और न्यूक्लियस के आसपास ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है, इस वजह से अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाते हैं। रदरफोर्ड ने इन कंक्लूजन्स की बेस पे कौन सा एटॉमिक मॉडल जो है प्रपोज किया था? रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ प्लैनेटरी मॉडल फॉर एन एटम। कि उन्होंने कहा कि जैसे प्लैनेट्स होते हैं ना सोलर सिस्टम के आसपास जो हैं, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, वेनस, मार्स, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं मूव कर रहे हैं ना प्लैनेट्स अर्थ के आसपास, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने प्रपोज किया कि हम जो एटम का मॉडल होता है वो भी एक प्लैनेटरी सिस्टम की तरह होता है, कि दरमियान में जहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है, तो अब दरमियान में जैसे प्लेनेटरी मॉडल में सन है ना दरमियान में, अब उसकी जगह क्या लेगा एटम में, न्यूक्लियस, और उसके आसपास सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। दूसरी कंक्लूजन क्या बताई उन्होंने कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल के, इसके ऊपर ओवरऑल जो है वो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। The mass of atom is concentrated in positively charged region। कि ज्यादातर mass जो है वो कहाँ पे कंसेंट्रेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यही रीजन है कि जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के साथ जो है कोलाइड करते हैं, तो या तो वो बाउंस बैक हो जाते हैं या फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ्स। के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ्स में या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये थी रदरफोर्ड की प्रोपोजिशन। ठीक है। आप इसको एक दफा फिर देख लें कि रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था कि जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल होगा वो प्लेनेटरी होगा। जैसे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में सन के आसपास घूम रहे होते हैं सर्कल्स में, इसी तरीके से हमारे पास एटम का मॉडल भी होगा, दरमियान में न्यूक्लियस होगा, आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, एटम न्यूट्रल ओवरऑल होगा, उसके ऊपर कोई ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और उसके अलावा जो है दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा होगा। ये थी इनकी कंक्लूजन्स।
अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए ना एक पीच की एग्जांपल दी जाती है कि पीच के दरमियान में जैसे पिट होती है ना, उसी तरीके से दरमियान में अब सख्त किस्म का न्यूक्लियस है जिसका ज्यादा मैस है, और आसपास जैसे इसकी स्पेस खाली होती है ना, इसी तरह एटम की मोस्ट ऑफ स्पेस भी एम्प्टी होती है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं, साथ में डायग्राम भी है और पीच भी गिवन है। पीच के दरमियान में भी न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिट को अज्यूम करेंगे ये न्यूक्लियस है, ये एक सख्त किस्म का ज्यादा मैस वाला पार्टिकल है और इसके आसपास ज्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है। एटम भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई थ्योरी आती है, जब भी कोई मॉडल प्रपोज किया जाता है, तो सबसे पहले प्रपोज किया जाता है तो उसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ उसके अंदर डिफेक्ट्स भी होते हैं, और वो डिफेक्ट्स उस टाइम तो नहीं पता चलते, फर्दर स्टडीज से वो डिफेक्ट्स सामने आ जाते हैं कि क्या रीजन है कि इसके अंदर परफेक्ट चीजें नहीं है। तो इसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स थे, और वो डिफेक्ट्स कौन से थे? पहला डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में गिवन है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं और इस पे क्वेश्चन आप बना लें, व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो डिफेक्ट नंबर 1 इज classical physics suggests that electron being charged particle will emit energy continuously while revolving around the nucleus. Thus the orbit of the revolving electrons becomes smaller unit, it would fall into the nucleus, this would collapse the atomic structure. कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, बाकी सारी चीजें तो सही हैं, इन्होंने सही कहा कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात इन्होंने की कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स के जब हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट करती है कि अगर एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है ना, तो उसका मतलब है कि वो एनर्जी एमिट कर रहा है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख लें कि जैसे हमारा रोजा होता है ना, तो सुबह सुबह तो हम फास्टिंग पे होते हैं, अभी रमजान गुजरा है, जब हम फास्टिंग पे होते हैं तो स्टार्ट में तो हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन हम जैसे जैसे मूव करते हैं हमारी एनर्जी लूज होती जा रही होती है, खत्म होती जा रही है, और अफ्तारी तक बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हो जाती है। बिल्कुल वही बात है कि इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहे हैं ना, तो उसकी एनर्जी मूविंग में कॉन्टिन्यूसली यूज हो रही है और उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी और एट द एंड वो ऐसा होगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रदरफोर्ड का डिफेक्ट हो गया ना कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कि एटम फिर स्टेबल क्यों है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एनर्जी भी रिलीज कर रहा है तो फिर तो वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एट द एंड न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ये इनका फर्स्ट इफेक्ट था। और सेकेंड इफेक्ट क्या था कि इफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, इट शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम। कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मींस के जो ग्राफ बनता है ना वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद की स्टडीज ने शो किया कि हमारा जो स्पेक्ट्रम बनता है वो भी लाइन स्पेक्ट्रम होता है। आप इनको थोड़ी सी इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको देख लें ताकि आपको डिफेक्ट्स क्लियर हो जाएं। The electron in the circular orbit experiences a centripetal acceleration. According to electromagnetic theory, an accelerated electric charge must radiate energy in the form of electromagnetic waves. बेटा आपको नजर आ रहा है ना, ये साइड पे जो ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, एक्चुअली यही होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप इसको गौर से सुने तो आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। Therefore, if the accelerated electrons lose energy by radiation, the energy of the electron continuously decreases and it must spiral down into the nucleus as shown in the diagram. Thus, the atom cannot be stable. The accelerating electron must radiate energy at a frequency proportional to the angular velocity of the electron. Therefore, as the electron spirals towards the nucleus, the angular velocity tends to become infinity and hence the frequency of the emitted energy will tend to infinity. This will result in a continuous spectrum with all possible wavelengths. But experiments reveal only line spectra of fixed wavelength from atoms.
ओके बेटा, दो डिफेक्ट्स यहाँ पे आपको बताए हैं। पहला डिफेक्ट क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी रिलीज करेगा और उसके रिजल्ट में वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एट द एंड वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। और सेकंड जो है डिफेक्ट क्या था कि आपके पास अगर हम रदरफोर्ड की बात मान लें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, तो उसको कौन सा स्पेक्ट्रम देना चाहिए? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, मींस इस किस्म का एनर्जी का ग्राफ देना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता। स्टडीज ने रिवील किया है कि हमारे पास ग्राफ जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइंस की फॉर्म में होता है। ओके, ये हो गए बेटा आपके पास डिफेक्ट्स। और अब आप इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से इस लेसन को। आपका रिवाइज हो जाएगा इसमें सारा लेसन। Results. What results did he get, by the way? Let me made Rutherford think that the plum pudding model is not really correct. Let us take a simplified example to understand the inferences first. Let us imagine that we have a ball made up of cotton. The cotton in the ball is very sparsely distributed and has an extremely tiny circle or sphere located at the center. This sphere is quite hard and dense. So hard that it can even resist a bullet shot against it. Now what will happen if you shoot many bullets across this cotton ball? Most of them will travel straight through the cotton surface. What will happen if a bullet hits the edge of the central heavy mass? In this case, the bullet will slightly change their path and get deviated. So looking at the size of the central mass, it's obvious that only some of the bullets will get deviated. Lastly, what happens when a bullet... कॉटन बॉल से आपको समझा रहे हैं कि अगर आप कॉटन लें और ये एक्सपेरिमेंट को बेसिकली आपको समझा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कॉटन लें और दरमियान में एक हैवी मैस ले लें तो कॉटन में से ज्यादातर बुलेट पास कर जाएंगी और कुछ बुलेट्स जो हैं वो हैवी मैस के साथ जब टकराएंगी कोनों के साथ, उसकी साइड्स के साथ, तो वो डिफ्लेक्ट कर रहेंगी थोड़े से एरिया पे। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके से बताया था उन्होंने। A few alpha particles get deviated. That means there is a possibility that these hit the edge of the positive center. Yes, and one more possibility is that they get deviated because the positive center repels the alpha particles as they're also positively charged. Also, a very small number of alpha particles rebounded. That means there is a possibility that these alpha particles had directly hit the positive center. But since the number of these rebounding particles is too small, it explains that the volume occupied by the positive center is also very small. If the space occupied would have been big enough, then the number of alpha particles bouncing back would also be greater. So let's say there are gold particles in the foil. He found that most of the rays pass straight through the atoms. A few rays change their path and get deflected. Charge center in many flaws in the hypothesis. Okay, बेटा ये इसकी Let's have a look at बेटा ये इनकी फाइनल कंक्लूजन्स थी कि आपके पास न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, होमवर्क आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड मेड टू डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, ये आपने अपनी नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच। आज का लेसन हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। सी यू टुमारो एंड अल्लाह हाफिज।